नमस्कार, हाजिर हूं मैं सुबह 9 बजे लेकर और आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा हो सकता है 15,000 के पार। सेना प्रमुख ने जताई आशंका। अजीत डोभाल और एस जयशंकर आज लेंगे हालात का जायजा। कश्मीरी पंडितों पर पाकिस्तान के बयान पर भारत की कड़ी आपत्ति। वित्त मंत्री ने कहा, कश्मीरी पंडित राज्य का अटूट हिस्सा। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी पैनल की रिपोर्ट को किया खारिज। कहा, रिपोर्ट में नहीं कोई गंभीरता, महज सतही जानकारी। रोमिंग में मोबाइल पर बात करना हुआ सस्ता। दरों में 75% तक की कटौती। MTNL से असीमित मुफ्त लोकल कॉल। पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा। पेट्रोल की कीमतों में ₹3.96 और डीजल ₹2.37 महंगा। कांग्रेस की बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग। नेपाल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में बाधा आ रही है। शुक्रवार को नेपाल में भूकंप के 3 और झटके महसूस किए गए। हालांकि इससे किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। नेपाल के सेना प्रमुख ने आशंका जताई है कि मौत का आंकड़ा 15,000 को पार कर सकता है। इस बीच आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल का दौरा करके राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। भूकंप से पीड़ित नेपाल के ऐसे सैकड़ों गांवों को 5 दिन बाद भी मदद का इंतजार है। खराब मौसम, बर्बाद सड़कें और दुर्गम इलाकों के चलते राहत और बचाव की कोशिशों में भारी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं खाना, दवाएं और राहत सामग्री नहीं मिलने से पीड़ित लोग बेहद परेशान हैं। Our all properties are lost due to earthquake. Our paddy, our animals, our clothes, all are lost, but our government is not providing any help to us. मदद से महरूम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शहरी इलाकों में लोग अभी भी दहशत के चलते खुले में रहने को मजबूर हैं। बारिश के चलते उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दूसरा पेट्रोल पंप में तो पेट्रोल नहीं है। अभी 5-6 पेट्रोल पंप में गया, अभी घूम घूम के इधर आया तो इधर दे रहा है। तो हमेशा इतनी भीड़ होती है या नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, इसलिए भीड़ है। वक्त बीतने के साथ पीड़ित इलाकों में महामारी का खतरा भी पैदा हो गया है। डायरिया और दूसरी बीमारियों को फैलने से रोकने की चुनौती है। वहीं अस्पतालों में भर्ती हजारों लोगों को उचित इलाज और दवाओं की दरकार है। करीब 27 देशों की टीमें राहत और बचाव के काम में 24 घंटे जुटी हैं। समय बीतने के साथ मलबे में दबे लोगों के जिंदा होने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। अभी सिर्फ काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों तक ही मदद पहुंच पाई है। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर नेपाल में जहां दुनिया भर से मदद पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन इकलौते रनवे और एयरपोर्ट की क्षमता सीमित होने के चलते दिन भर में सिर्फ 20 उड़ानें ही मुमकिन हो पा रही हैं। वहीं पोखरा एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने के कारण बड़े विमान वहां नहीं उतर पा रहे। नेपाल के भूकंप पीड़ित इलाकों में सड़कें तबाह हो गई हैं। देश के 3 बड़े हाईवे पृथ्वी, सिंदुली और त्रिभुवन जगह जगह बंद पड़े हैं। 25 अप्रैल को नेपाल में आए भूकंप से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। नेपाल के इतिहास में यह अब तक का सबसे बुरा भूकंप है। यहाँ के लोग इसे महाभूकंप के नाम से पुकारने लगे हैं। इसी तरह का एक भूकंप 1934 में आया था, लेकिन उससे नेपाल सफल तरीके से निकलने में कामयाब रहा था। अमृतांशु राय, हनुमान डेका, दरबार स्क्वायर, काठमांडू। और हमारे सहयोगी अमृतांशु राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेपाल में मौजूद हैं। अमृतांशु, आज छठा दिन है, आप क्या देख पाए? अभी और कितने दिन लगेंगे? राहत और बचाव का काम जारी रखना पड़ेगा और कुछ लोगों की बाइट जिस तरह से हमने सुनी, अभी भी उनकी शिकायत है कि उन तक कोई मदद नहीं पहुंची है। जी बिल्कुल, देखिए काठमांडू और उसके अगल बगल के जितने भी इलाके हैं वो लगभग नॉर्मलटी, आम जनजीवन वापस लौट चुका है। दुकानें खुलने लगी हैं, सब्जियां मिलने लगी हैं मार्केट में, पेट्रोल पंप्स पे भी भीड़ कम है और लोग अपने दिनचर्या में अब शामिल हो गए हैं। ये 4 दिन के बाहर रहने के बाद अब ये संभव हो पाया है।
जहां तक कि दूर सुदूर इलाकों का मामला है, जहां पे एपी सेंटर है, वहां पर रोड कनेक्टिविटी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिसके वजह से सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही वहां पे रिलीफ कार्य या मदद पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए और वहां तक पहुंचने में अभी रिलीफ वर्कर्स को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि सीमित संख्या में ही हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं और जो यहाँ का काठमांडू हवाई अड्डा है वहां पर भी एक साथ कुछ ही ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो पार्क हो सकते हैं। इसीलिए सीमित हेलीकॉप्टर होने की वजह से दूर सुदूर इलाके तक मदद पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रही है। और गंभीर मामला यहाँ पे है कि आने वाले 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा रिलीफ का कार्य पूरा कर लेना होगा सरकार को, क्योंकि उसके बाद भीषण बारिश होने की उम्मीद है। मॉनसून का टाइम आ गया है जी, और ऐसा मौसम है और बड़ी चुनौती फिर महामारी को रोकने को लेकर भी होगी। अमृतांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर भी आज नेपाल जाकर हालात का जायजा लेने वाले हैं। और फिलहाल इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद के कामकाज की। लोकसभा ने शुक्रवार को वित्त विधेयक 2015 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि टैक्स भरने के लिए जल्द ही आसान फॉर्म जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे आयकर दाताओं के लिए जानकारी देना बहुत आसान हो जाएगा। अरुण जेटली ने इस साल 8% की विकास दर हासिल करने का भरोसा जताया है। वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि तेज विकास की राह में सबसे बड़ी दिक्कत राजनीतिक बाधा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नए आर्थिक सुधारों से जुड़े कई फैसले होंगे। इससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने आरबीआई से सरकारी बॉन्डों से जुड़े अधिकार वापस लेने का प्रस्ताव भी वापस ले लिया है। Our growth rates are improving. Our inflation is still broadly under control. Our fiscal deficit figures may be even slightly better than what we had projected. Our current account deficit, which had touched about 4.5% at one stage, is within acceptable limits. And if these basic parameters are in order, we would look at in a brief nutshell as to the roadmap we have ahead. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूंजीगत लाभ पर कर मांग से परेशान विदेशी निवेशकों को राहत देने का फैसला किया है। उन्होंने ऐसे निवेशकों को कुछ तरह की कमाई पर न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी एमएटी से छूट देने का ऐलान किया है। कल लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल के दौरान हासिल पूंजीगत लाभ पर 20% की दर से मैट लागू होने से विदेशी संस्थागत निवेशक परेशान हैं और वो देश से पूंजी निकालने पर उतारू हैं। अरुण जेटली ने विदेशी कंपनियों को प्रतिभूति लेन देन, ब्याज, रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं से मिलने वाली फीस को मैट से छूट दे दी। ये छूट सिर्फ उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां सामान्य कर की दर 18.5% से कम होगी। In order to address the issue, I propose to provide for exemption from levy of MAT on gains and losses arising out of exchange of shares with the units of business trusts, REITs or InvITs. The liability under minimum alternative tax will arise only on actual transfer of such units. केंद्रीय कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गठित किए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से पीछे नहीं हटेगी। लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने एनजेएसी की जमकर वकालत की। कानून मंत्री ने कहा कि आयोग के गठन के बाद लंबित मामलों में तेजी से कमी आएगी। कानून मंत्री ने गुरुवार को यह साफ किया कि न्यायपालिका की स्वायत्तता में सरकार का कोई दखल नहीं है। विपक्ष इस 6 सदस्यीय आयोग के गठन के लिए कानून बनने और अधिसूचना जारी होने के बावजूद नियुक्तियां नहीं होने पर सवाल भी उठाए हैं। In a position selectment, you are having 3 persons. When 2 persons they can attend and select 2 eminent personnel. What is way it is going to stop you? And also, so our parliament is supreme. We enacted the law, and also you notified. When even the matter is in the court, Supreme Court, you are notified the Gazette notification merit. We have to wait for a few days, and certainly we are not going back. The supremacy of the Parliament will be certainly taken care of by our government, and we will see that NJC will come as early as possible. Soon the judgment comes.
और राज्यसभा में आंध्र प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए 20 तमिल नकलहारों का मुद्दा भी उठा। सांसदों ने मामले की जांच सीबीआई या किसी वरिष्ठ जज से कराने की मांग की है। सदन में भोजनावकाश के बाद सीपीआई सांसद डी राजा ने गृह मंत्री का ध्यान आंध्र प्रदेश पुलिस के कथित मुठभेड़ में मारे गए 20 तमिल लकड़हारों के मुद्दे की ओर खींचा। डी राजा ने मामले पर आंध्र प्रदेश पुलिस के दावों पर संदेह जताया। It was a murder, cold-blooded murder. It was not an encounter as claimed by the Home Minister. पार्टी लाइन से हटकर कई सांसदों ने आंध्र प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की। Demand CBI inquiry. Sir, I demand CBI inquiry. Compensation to the families, these victims, providing a job or land to the affected families. Just because they have to be protected, the smugglers, the rich have to be protected. These poor innocent people who were taken as coolie workers there have been shot. So we want a judicial probe into this. We want a Supreme Court, nobody less than a Supreme Court judge to probe into this. There should be a clear probe by way of filing the FIR against the forest officers, local police who are involved in the encounter, the so-called fake encounter, and there should be an investigation by the CBI. ये एक अमानवीय घटना है, इतनी बड़ी मात्रा में मरना ये सबके लिए दुखदायी है। सत्यता बाहर आना चाहिए। Far investigation would be conducted by the state government and the truth must come out. We demand a judicial inquiry by a Supreme Court judge or its High Court Chief Justice of the High Court to look into the whole thing. चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष की मांग मानने में असमर्थता जताई। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य सरकार से ऐसी कोई सिफारिश नहीं आई है, लिहाजा सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकती। कि इस इंक्वायरी को ट्रांसफर करने के संबंध में, एसआईटी से ट्रांसफर करने के संबंध में, अथवा यह इंक्वायरी सीबीआई को दिए जाने के संबंध में कोई रिकमेंडेशन हमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि मामले पर कोई ठोस फैसला आने से पहले इसे फर्जी मुठभेड़ नहीं कहा जा सकता। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि पार्टी सदस्यों की संख्या 10 करोड़ के पार हो गई है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी पूर्वी राज्यों में पार्टी की सदस्यता बढ़ाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। पार्टी की सदस्यता का यह पहला चरण था और अब पार्टी इनसे मुलाकात के लिए महासंपर्क अभियान भी चलाएगी। मिस्ड कॉल देकर पार्टी की सदस्यता लेने की प्रक्रिया से बीजेपी ने 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाए हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश में बने हैं, जहां संख्या 1 करोड़ 82 लाख बताई गई है। अमित शाह ने कहा कि दक्षिणी पूर्वी राज्यों में सदस्यता का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। 1 मई से लेकर 90 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक महासंपर्क अभियान शुरू होगा, जिसमें ये 10 करोड़ सदस्यों का संपर्क करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने मिस्ड कॉल के जरिए फर्जी सदस्य बनने के आरोपों पर चुटकी भी ली। उनका कहना था कि ऐसे आरोप पार्टी के 10 करोड़ सदस्य बनने के बाद ही लगने शुरू हुए। उन्होंने बताया कि मिस्ड कॉल के बाद किसी को पार्टी की सदस्यता देने का फैसला जिला स्तर पर गठित एक कमेटी करेगी। 10 करोड़ नजदीक जाने के बाद ही शिकायतें आई, तब तक नहीं आती थी। जब तक लगता था कि 10 करोड़ नहीं होगा, कोई शिकायतें नहीं आती थी। अमित शाह ने माना कि सदस्यता अभियान में कुछ चूक की गुंजाइश हो सकती है। पार्टी का दावा है कि सदस्यता अभियान के बाद पार्टी को कम से कम 9 लाख सक्रिय सदस्य मिलेंगे। पार्टी ने सक्रिय सदस्यों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की योजना भी बनाई है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने किसानों को मझधार में छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने विदर्भ के अमरावती जिले में किसानों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी के साथ अपनी फसलों का वाजिब दाम चाहते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को विदर्भ के अमरावती जिले से संवाद पदयात्रा शुरू की। उनका पहला पड़ाव जिले का गुंजी गांव था। यहां उन्होंने खुदकुशी करने वाले किसान नीलेश वाल्के और अंबादास वाहिले के परिजनों से मुलाकात की। पदयात्रा के दौरान राहुल दूसरे किसानों से भी मिले और उनकी समस्याएं पूछी। कर्ज मुक्त रहे, कर्जे ले रहे उन पर ऐसा किसान
वक्त पर दाम मिलना चाहिए हर माल को, और हर किसान को जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिलती है। सुविधा जो चाहिए वो नहीं मिलती, वो सिर्फ व्यापारी को मिलती है। इसके बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष शाहपुर गांव पहुंचे। यहाँ भी कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। राहुल गांधी ने 15 किलोमीटर की पदयात्रा में 5 गांवों का दौरा किया। दौरे खत्म कर राहुल गांधी ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया। सबसे बड़ी इशू कर्ज की है। जहां भी हम गए किसानों ने कहा कि कर्ज माफी होनी चाहिए। जो भी सुसाइड कर रहे हैं कर्ज के बोझ के कारण से कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कंप्लेंट पंजाब में थी, जो कंप्लेंट बाकी देश में है कि एमएसपी नहीं मिल रही है और एमएसपी को बढ़ाया नहीं गया है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बोनस की बात उठी है, पहले बोनस मिलता था, अब बोनस नहीं मिल रहा है। कि जिस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। बीजेपी इसे राजनीतिक यात्रा बता रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में कांग्रेस ने 15 साल तक शासन किया है, इसीलिए किसानों की दुर्दशा पर उसे ही जवाब देना होगा। किसानों की सुध लेने की उनको इच्छा हुई है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। वो सुध ले रहे हैं किसानों की। सवाल इतना ही है कि 15 साल उनकी सरकार यहाँ पर रही है और 15 सालों में जिस प्रकार से किसानों की हालत हुई है, इसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा। इन दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष किसानों से मिल रहे हैं। करीब 2 महीने की छुट्टी से लौटने के बाद दिल्ली में सबसे पहले राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की थी। इसके बाद वो भूमि कानून में संशोधन के खिलाफ पार्टी की रैली में शामिल हुए। मंगलवार को राहुल गांधी पंजाब की मंडियों में भी किसानों से मिले थे। बुधवार को लोकसभा में उन्होंने सरकार पर किसानों की फसल नहीं खरीदने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब के मोगा जिले में एक दर्दनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है। बुधवार शाम एक नाबालिग लड़की और उसकी मां ने छेड़छाड़ से बचने के लिए चलती बस से छलांग लगा दी। हादसे में लड़की की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से जख्मी है। जिस ऑर्बिट कंपनी की बस में यह हादसा हुआ, उसमें पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हिस्सेदारी है। पुलिस ने बस को जब्त करके ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर को हिरासत में ले लिया है। इस बीच केंद्र ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मोगा में छेड़छाड़ से खुद को बचाने के लिए 16 साल की एक लड़की को जान गंवानी पड़ी। घटना बुधवार शाम की है। जालंधर से मोगा जा रही ऑर्बिट कंपनी की इस बस में लड़की के साथ उसकी मां और छोटा भाई भी सवार था। बस के हेल्पर ने लड़की की मां के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद मां और बेटी को उस चलती बस से कूदना पड़ा। इस हादसे में लड़की की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से जख्मी है। इस हादसे के बाद बस के ड्राइवर, क्लीनर और हेल्पर तीनों बस छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बस को जब्त कर ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया। बस मोगा से बठिंडा को जा रही थी। तो उसमें कौन सवार था सर? किसकी मौत हुई है? बच्ची है एक अर्शदीप, छोटी 14 साल की बेटी है। उनके मदर इंजर्ड है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। मोगा हादसे की गूंज संसद भवन में भी सुनाई दी। पंजाब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने लोकसभा में इस मुद्दे पर विरोध जताया। वहीं पंजाब कांग्रेस ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अगर आप सही मायने में जस्टिस देना चाहते हो, सुखबीर सिंह बादल पर कत्ल का केस रजिस्टर किया जाए, क्योंकि इसकी कंपनी है। ये गुंडागर्दी कोई आज ये कोई स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है। ये ऐसे इंसिडेंट हर हफ्ते 10 दिन में पंजाब में अक्सर होते रहते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने घटना पर दुख जताते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बदकिस्मती से हमारी बस, मैं तो कभी दिलचस्पी नहीं ली। चलो कोई कदम बस में हो गया और बसों में भी हो जाता है, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं समझता। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कोई गलती कर ले, हिमालयन ब्लंडर है, बहुत बड़ा जुल्म है। इस घटना पर राजनीति की वजह इस बस पर मालिकाना हक है। दरअसल ये बस ऑर्बिट बस नेटवर्क कंपनी की है, जिसमें पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हिस्सेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। अरुण जेटली ने इसे भारत के आंतरिक मामले में दखल बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी का अभिन्न हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग टाउनशिप बनाने की योजना का विरोध किया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा था कि भारत कश्मीर घाटी में पंडितों को अलग टाउनशिप में बसाकर आबादी में बदलाव नहीं कर सकता है। देखिए, डेमोग्राफी जो जम्मू कश्मीर की थी,
उसमें कश्मीरी पंडित, वहां के मुस्लिम्स, वहां के सिख्स उसका एक इंटेग्रल पार्ट थे। और स्वाभाविक है कि जब हम पुणे विस्थापित लोगों को वापस भेजने की कल्पना करते हैं कि लोग वापस जाएं, जो हर राजनीतिक दल का है कि जो लोग वहां से उजाड़े गए हैं वो बाहर जाएं, उसमें हर धर्म और मजहब के लोग होंगे। भारत ने अमेरिकी कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि रिपोर्ट भारतीय संविधान और समाज के बारे में सतही जानकारी के आधार पर तैयार की गई है और इसमें कोई गंभीरता नहीं है। अमेरिकी पैनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक हमले हुए और उनका जबरन धर्मांतरण किया गया। आज से रोमिंग के दौरान बात करने के लिए कम पैसे खर्च करने होंगे। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और रिलायंस कॉम जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने रोमिंग दरों में 75% तक की कटौती कर दी है। ट्राई के सीलिंग शुल्कों में कमी के बाद दूरसंचार कंपनियों ने कदम उठाया। इस फैसले से रोमिंग के दौरान कॉल रेट 40% और एसएमएस 75% तक सस्ता हो जाएगा। भारतीय एयरटेल ने रोमिंग के दौरान इनकमिंग कॉल दरें 40% और आउटगोइंग इंटर सर्कल कॉल दरें 23% तक सस्ती कर दी हैं। वोडाफोन के ग्राहकों को अपने होम नेटवर्क से बाहर कॉल रिसीव करने के लिए 45 पैसे प्रति मिनट भुगतान करना होगा, जो पहले 75 पैसे प्रति मिनट था। वहीं वोडाफोन ग्राहकों को रोमिंग के दौरान लोकल एसएमएस के लिए 25 पैसे देने होंगे, जो अब तक 1 रुपए था। साथ ही एसटीडी एसएमएस के लिए 38 पैसे देने होंगे, जो पहले 1.5 रुपए था। आइडिया ने भी राष्ट्रीय रोमिंग शुल्क में 40% तक की कटौती की घोषणा की है। इस बीच सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल के लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड ग्राहक आज असीमित मुफ्त लोकल कॉल करने की सुविधा आप उठा सकते हैं। इस सुविधा के जरिए एमटीएनएल के ग्राहक किसी भी नेटवर्क पर असीमित लोकल कॉल कर सकेंगे। यह सुविधा रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक होगी। इसके तहत दिल्ली एमटीएनएल के ग्राहक मुंबई में किसी भी नेटवर्क और मुंबई में एमटीएनएल के ग्राहक दिल्ली के किसी नेटवर्क पर भी मुफ्त कॉल कर सकेंगे। और इसके अलावा आज से बीएसएनएल के लैंडलाइन ग्राहक भी पूरी रात फ्री में बात कर सकेंगे। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक बीएसएनएल के लैंडलाइन ग्राहक किसी भी नेटवर्क पर पूरे देश में मुफ्त बात कर सकेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग की है। दरअसल आधी रात से पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 2 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 63 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 49 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। दूसरे राज्यों में भी नई दरें लागू हो गई हैं। इससे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 बार कमी की गई थी। 2 अप्रैल को पेट्रोल के दाम में 49 पैसे और डीजल के दाम में 1 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी, जबकि 16 अप्रैल को पेट्रोल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 1 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। बुनियादी ढांचे से जुड़े 8 प्रमुख उद्योगों में मार्च के दौरान गिरावट देखने को मिली। इन उद्योगों में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई है। ये पिछले 17 महीने में बुनियादी उद्योगों का सबसे कमजोर प्रदर्शन है। इस्पात, सीमेंट और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में भारी कमी आई है। 8 प्रमुख उद्योगों में फरवरी के दौरान 1.4% की वृद्धि हुई थी। वहीं मार्च 2014 में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 4% बढ़ा था। 8 बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, बिजली, इस्पात और सीमेंट आते हैं। मार्च 2015 में इस्पात उत्पादन में 4.4%, सीमेंट में 4.2%, रिफाइनरी उत्पादों में 1.3% और प्राकृतिक गैस में 1.5% की गिरावट आई। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क 5% बढ़ा दिया है। कल लोकसभा में वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया। अब रबड़ पर आयात शुल्क 20 की बजाय 25% या 30 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। इनमें से जो भी कम होगा वो लागू होगा। सरकार ने रबड़ उत्पादकों के संरक्षण के लिहाज से यह फैसला किया है। 2014-2015 में रबड़ का रिकॉर्ड आयात हुआ था। इस दौरान 4.15 लाख टन रबड़ का आयात हुआ था। इससे घरेलू उत्पादकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी।
इसका असर रबड़ की कीमतों में कमी के तौर पर देखा गया, जिससे घरेलू उत्पादन में भी कमी दर्ज की गई। बीते साल रबड़ का घरेलू उत्पादन भी 12 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। आयात शुल्क में बढ़ोतरी से घरेलू बाजार में रबड़ की कीमतों में गिरावट पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की एक अदालत ने मलाला यूसुफजई पर 2012 में हुए जानलेवा हमले के मामले में 10 आतंकियों को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले की आतंकवाद रोधी अदालत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 10 सदस्यों को इस हमले का दोषी पाया। इन सभी को सेना ने पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया था। 9 अक्टूबर 2012 में खैबर पख्तूनख्वा के स्वात घाटी में स्कूल से लौटते वक्त मलाला पर हमला किया गया था। फिलहाल मलाला ब्रिटेन में रह रही हैं। बच्चों के अधिकार के लिए अभियान चलाने वाली मलाला को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अमेरिका के बाल्टीमोर में पुलिस कस्टडी में हुई अफ्रीकन अमेरिकन युवक की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। यहां की पुलिस ने ताजा जांच रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पुलिस का बचाव किया गया है। पुलिस की हिरासत में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट की वजह से 25 साल के श्वेत नागरिक फ्रेडी ग्रे की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे न्यूयॉर्क में हिंसा भड़क उठी। बाल्टीमोर में अभी भी कर्फ्यू जारी है। शहर में तनाव का माहौल बना रहा। सुरक्षा के लिए बाल्टीमोर में 3000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बीच करीब 235 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 34 नाबालिग हैं। इस घटना पर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी चिंता जताई है। अमेरिका का जस्टिस विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। कहते हैं कुछ कलाकार अपने हुनर के जादू से हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाते हैं। मन्ना डे ऐसे ही कलाकार थे जिन्होंने अपनी गायकी के फन से सिने संगीत में एक अलग मकाम बनाया। आज ही के दिन 1919 में कोलकाता में जन्मे मन्ना डे का असली नाम प्रबोध चंद्र डे था। 6 साल के लंबे करियर में उन्होंने हिंदी, बंगाली समेत अन्य भाषाओं के करीब 4000 से ज्यादा गाने गाए। उनके गाए गीतों में जिंदगी के हर पहलू देखने को मिलते हैं। आज उनकी जयंती है। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, सुनने वाले प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसम वाले प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा हो सकता है 15,000 के पार। सेना प्रमुख ने जताया आशंका। अजीत डोभाल और एस जयशंकर आज लेंगे हालात का जायजा। कश्मीरी पंडितों पर पाकिस्तान के बयान पर भारत की कड़ी आपत्ति। वित्त मंत्री ने कहा कश्मीरी पंडित राज्य का अटूट हिस्सा। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी पैनल की रिपोर्ट को किया खारिज। कहा रिपोर्ट में नहीं कोई गंभीरता, महज सतही जानकारी। रोमिंग में मोबाइल पर बात करना हुआ सस्ता। दरों में 75% तक की कटौती। MTNL से असीमित मुफ्त लोकल कॉल। पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा। पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए 96 पैसे और डीजल 2 रुपए 37 पैसे महंगा। कांग्रेस की बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग।